हेलो एवरीवन, वेदांत ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एसएसटी में टॉपिक शुरू करने वाले फॉरेन रिलेशन। देखिए, आप लोगों का सब्जेक्ट जो एसएसटी है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों की हिस्ट्री, सेकंड आप लोगों की सिविक्स, कुछ लोग इसको पॉलिटिक्स भी बोलते हैं पर एक्चुअल में 10th स्टैंडर्ड तक ये सिविक्स के नेम से ही कॉल होती है। देन उसके बाद ज्योग्राफी एंड लास्टली आप लोगों का इकोनॉमिक्स एंड देन उसके बाद आप लोगों का जो वेस्ट मैनेजमेंट है एंड रोड सेफ्टी है, जिसके कुछ 2-1 चैप्टर के अराउंड उनमें इंक्लूडेड है, जो नेचुरल डिजास्टर और रोड सेफ्टी के चैप्टर्स हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री के टॉपिक को डिस्कस करें उससे पहले मैं एक नॉर्मल सा टॉपिक है जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे एक बैकग्राउंड रेडी करना है। और आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये मत मान के चलिएगा कि हो गया कैसे भी हम लोग पढ़ लेंगे या हो जाएगा, इस बार तो कोरोना टाइम पीरियड है, कोविड टाइम पीरियड है तो हम लोग कैसे भी चला लेंगे। देखिए, आपकी स्टडी आपके लिए बहुत मस्ट है और चूँकि आप लोग 10th के स्टूडेंट्स बनने वाले हैं आफ्टर 4-5-6 मंथ, तो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपकी कंटेंट मास्टरी हो, इवन आपका बैकग्राउंड रेडी हो। और बैकग्राउंड तब रेडी होगा जब आप लोग 9th क्लास को ढंग से प्रिपेयर करेंगे, तो आपके लिए 10th बहुत बहुत ईजी होगा। सो आप लोग एक बार ढंग से 9th क्लास के जो चैप्टर मैं डील कर रही हूँ आप लोगों के साथ, उनको आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, अटेंशन दीजिए, चूँकि बहुत सारा टाइम आप लोगों का वेस्ट हो चुका है। तो वापस से कॉन्टीन्यूटी फॉर्मुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन आपके लिए ज़रूरी है कि आपको वो जाने। तो चूँकि उसके पहले मैं आप लोगों से फंडामेंटल राइट और ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रीएम्बल वगैरह है उसकी बात करूं, उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फॉरेन रिलेशन के बारे में बात करूंगी। क्योंकि देखिए, अभी कोविड का टाइम है और आपने बहुत बार सुना होगा कि ये ग्लोबल डिजीज़ है आप लोगों की, कोविड-19 फैला, बहुत सारे कंट्रीज़ ब्लेम कर रहे हैं चाइना को। यूएस अपनी पॉलिसी में काफ़ी सारे चेंजेज कर रहा है, जो बहुत मेन पावर्स है वो चेंज कर रहे हैं। इंडिया ने अपनी पॉलिसी में काफ़ी सारे चेंज किए। तो क्या होती है ये फॉरेन रिलेशन, क्या होते हैं, कैसे हम लोग इनको अदर कंट्रीज़ के साथ मेंटेन करते हैं, वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना। उसके पहले आप लोग ये जाने कि सबसे पहले मैं करूँ फॉरेन रिलेशन, तो देखिए नेम से आपको काफ़ी कुछ अंडरस्टैंड होगा कि एक्चुअल में वो कंट्री जो आपके कंट्री के बियॉन्ड कंट्रीज़ है उनसे जो रिलेशनशिप की मेंटेनेंस है वही क्या है, आपकी फॉरेन रिलेशन है। देखो, मैं टॉपिक पे आऊँ उसके पहले मैं आप लोगों से कहती हूँ आके इंडिया की जोग्राफिकल कंडीशन कुछ ऐसी सी बनती है और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया की जोग्राफिकल कंडीशन एंड लोकेशंस को आप स्टडी करें, तो आपके लिए चैप्टर्स जो है वो बहुत इजी हो जाएंगे। इवन आप ये कह सकते हैं कि आपके लिए आपके कंटेंट को पढ़ना इजी हो जाएगा। ये इंडिया है, ये आप लोगों का श्रीलंका है, यहाँ पर आप लोगों का बांग्लादेश है, यहाँ ये आपका नेपाल है, यहाँ पर आप लोगों का म्यांमार है और यहाँ तिब्बत है। दैन उसके बाद ये सारा का सारा पोर्शन चाइना का है, ये पूरा का पूरा पार्ट चाइना का है। इधर आइए, आप लोगों का ये आप लोगों का अफ़गानिस्तान का पार्ट है, जो कि इधर आप लोगों की हिमालयन माउंटेनी रेंजेज हैं, ये आप लोगों का अफ़गानिस्तान है। इसके बाद ये आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अलावा आपका जो है वो मालदीव जो है वो लगभग यहाँ से है, जिसको आप लोग ये मान के चले कि ये कोस्टल टाइप का कंट्री है। इसमें किसी तरीके का कोई लैंड किसी से टच नहीं होता है, सारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में वाटर है। और ये कहते हैं आने वाले बहुत सारे जोग्राफी के स्पेशलिस्ट लोग के आने वाले टाइम में मालदीव जो है वो इस सी का पार्ट हो जाएगा। सी का पार्ट इन द सेंस कि ये सी में मिल जाने वाला है, सी में अब्जॉर्ब हो जाने वाला है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कॉन्टीन्यूसली आपके सी का जो लेवल है, वाटर लेवल है, वो एनहांस हो रहा है और एनहांस की कंडीशन में ये एज पर एज पॉसिबल, या ऐसे हमारे बहुत सारे लोग इसकी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कोर्स वो लोग हम लोगों को दे रहे होते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वाटर का लेवल ऐसे ही इन्हांस हुआ, सी वाटर का लेवल इन्हांस हुआ, तो मालदीव जो है वो आने वाले टाइम में कवर्ड हो जाएगा वाटर से, मतलब ख़त्म हो जाएगा ये कंट्री। ये मैंने आप लोगों के इंडिया के नेबर कंट्रीज़ की लोकेशन बताई। अब इंडिया इनके साथ फॉरेन रिलेशंस को मेंटेन करता है। फॉरेन का मतलब होता है अदर कंट्री, जो इंडिया से बियॉन्ड जो कंट्री है वो फॉरेन हो गया
और उसके साथ आप रिलेशन मेंटेन करते हैं। अब रिलेशन किस तरीके से मेंटेन कर रहे होते हैं, आप लोग बहुत सारे पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशन भी मेंटेन कर रहे होते हैं, सोशो और कल्चरल इंटरमीडिएट रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे होते हैं, इसके अलावा रिलीजियस जो एस्पेक्ट है उसको मेंटेन कर रहे होते हैं। मतलब आप बाकी सारी कंट्रीज़ के साथ कुछ न कुछ डीलिंग्स कर रहे हो, और ये डीलिंग्स ही क्या होती है, आप लोगों की फॉरेन रिलेशन है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, आपकी फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स हैं, आपके ये फैमिली मेंबर्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, बहुत सारे रिलेशंस को मेंटेन कर रहे होते हैं। जैसे मदर फादर है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है आपकी, इसके अलावा अंकल आंटी हैं, ये बहुत सारे, इसके अलावा आप लोगों की बुआ वगैरह होती हैं, ये सब क्या हैं, आपके रिलेशन हैं। और ये किसी अदर पर्सन के साथ आपके मदर फादर के रिलेशन को शो कर रहे होते हैं ये फैमिली में। एग्जैक्टली वैसे ही आपके कंट्री के अदर लोगों के साथ जो कनेक्टिविटी है वही एक्चुअल में क्या होती है, फॉरेन रिलेशन है। अदर जोग्राफिकल कंडीशन वाले नेशन के साथ आपके कंट्री की जो बॉन्डिंग है वही क्या होती है, आपकी फॉरेन रिलेशन होती है। इस फॉरेन रिलेशन में हम लोग ये बात करेंगे सबसे पहले कि हमारे कंट्री ने कौन कौन से अदर जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशंस को मेंटेन किया है, उनके रिलेशन की जो मेंटेनेंस है उसमें हमारे कंट्रीज़ के साथ कैसी रिलेशनशिप है, बेटर रिलेशनशिप है, कहीं टेंशनेबल कंडीशन है, या हम लोग ये बात करें कि बेटर कंडीशंस हैं जिसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो हमारी डिपेंड करती है। हम लोग रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे होते हैं, उससे पता चल रहा होता है कि किसी भी कंट्री के साथ हमारे कंट्री के कैसे रिलेशन है। आप देखिए, इंडिया के सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। आप लोग जब आपकी बुक को ओपन करेंगे और आप लोग वहाँ पर वॉच करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके कंट्री के एंशिएंट बैकग्राउंड क्या था और प्रेजेंट बैकग्राउंड क्या है। रिलेशंस है हमारा चैप्टर, और देखिए उसमें है भी फॉरेन रिलेशन। अब देखिए हम लोग ये बात करें कि हमारा पास्ट कैसा था और हमारा प्रेजेंट कैसा है, हमारा प्रेजेंट कैसा है। हम लोग जब भी किसी भी कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे होते हैं तो हम हवा में कोई भी काम नहीं कर रहे होते हैं, कोई भी रिलेशन को हम मेंटेन नहीं कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम लोग उसकी बैकग्राउंड या हम लोग ये बात करें कि उसकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है उसको हम लोग ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि हम में और उनमें कितनी मैचिंग्स हैं, हम में और उनमें कितनी बॉन्डिंग्स हैं, उसके अकॉर्डिंग ही रिलेशनशिप मेंटेन होती है। आप देखिए, इंडियन बैकग्राउंड की बात करते हैं, इंडियन पास्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वर्ल्ड के साथ इंडिया के रिलेशन ऐसा नहीं है कि आज ही मेंटेन हो रहे हैं। हम एट प्रेजेंट ही इंडिया अदर कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है, हमारे रिलेशनशिप एंशिएंट टाइम पीरियड से ही ऐसा है कि इंडिया अदर कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप को मेंटेन करते आ रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि हमारी फॉरेन रिलेशन जो है उसकी हिस्ट्री नोबल हिस्ट्री नहीं है, नोबल हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री कैसी है, बहुत एंशिएंट हिस्ट्री है। मतलब हमारे यहाँ पे रिलेशनशिप का जो बैकग्राउंड है वो एंशिएंट टाइम पीरियड से। इसका एग्जांपल मैं दूंगी, चूँकि आप लोग पढ़े तो नहीं है, पर मैं चूँकि एग्जांपल आपके साथ कोट करना चाहूँगी। आपकी हिस्ट्री की बुक में जो चैप्टर फर्स्ट है एंड उसमें, और उसके बाद लास्ट में आपको दिया है कि थर्ड चैप्टर में कि आपकी कंट्रीज़ के साथ अदर फॉरेन कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप है। एक्चुअल में वो एशियन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ हैं, जैसे आपका सुमात्रा है, जावा है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है। इन कंट्रीज़ के साथ ये सारे के सारे कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया के बहुत सी के कुछ तो सी के नेबर कंट्रीज़ हैं और बाकी सारे एशियन कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ हैं। चूँकि इनकी और हमारी हिस्ट्री जो है वो उनका बैकग्राउंड काफ़ी कुछ सिमिलर है। एग्जाम्पल के लिए हमारा बुद्धिस्ट रिलीजन है, इस रिलीजन का एक्सटेंशन इन कंट्रीज़ में भी हुआ। हमारे कल्चरल इंटरमीडिएट रिलेशनशिप जो थे उनका भी एक्सटेंशन इन कंट्रीज़ में हुआ। हमारे जैसे सोशो में सिमिलैरिटी भी काफ़ी कुछ इनमें और हम में सबसे सिमिलैरिटी है। पॉलिटिकल बात करते तो हमारे यहाँ पे पहले चूँकि उसके पहले मोनार्की सिस्टम था, आफ्टर मोनार्की सिस्टम हमारे यहाँ कोलोनियलिज्म आया और आफ्टर कोलोनियलिज्म हमारा इंडिपेंडेंट नेशन बना जिससे हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्रीज में स्टैब्लिश हुए। एग्जैक्टली इन कंट्रीज़ में भी कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी सी थी। मतलब हमारा जो बैकग्राउंड है, चाहे सोशल बैकग्राउंड की बात करें, हम लोग कल्चरल बैकग्राउंड की बात करें, हम लोग रिलीजियस बैकग्राउंड की बात करें या पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें, उसमें काफ़ी कुछ सिमिलरिटी है।
देन हम लोगों ने इसके अकॉर्डिंग ही उनके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन की, क्योंकि रिलेशनशिप तब मेंटेन होती है जब हमारे व्यूज़ हैं, हमारे बैकग्राउंड है, हमारा कल्चर, हमारी हिस्ट्री, हमारी पॉलिटिक्स, उसमें सिमिलरिटी होती है, तो रिलेशनशिप में भी बहुत अच्छी शार्पनेस होती है, बेटर होते हैं वो रिलेशंस। वैसे हम लोगों ने एंशिएंट टाइम में किया, तो हम लोग प्रेजेंट टाइम में भी उस थिंग को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ पे अगर हम लोग हमारे लिटरेचर को स्टडी करें, एंशिएंट लिटरेचर को स्टडी करें, तो इंडियन सोसाइटी में काफ़ी कुछ ह्यूमैनिटी की बात की गई है। हमारे यहाँ पे ग्लोबल डेवलपमेंट की बात की है, हमारे नेशनल इंटरेस्ट, उनकी सिक्योरिटी की बात की है, और हम लोगों के यहाँ पर जो नेचुरल डिफ्रेंशिएशन है उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है, पर जो नेचुरल डिफ्रेंशिएशन नहीं है उसको हम लोगों ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि देखो जो नेचर ने डिफरेंस कर दिया उसको तो हम भी नहीं नकार नहीं सकते हैं, या हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि ये डिफरेंस क्यों है। एक्चुअल में जो नेचुरल डिफरेंस है वो तो है ही, बट उसके अलावा अगर किसी ने डिस्क्रिमिनेशन का एफर्ट किया अकॉर्डिंग टू नेशनैलिटी या अकॉर्डिंग टू रैशनैलिटी, हम लोग अगर बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर डिफ्रेंशिएशन करने के लिए लोगों ने एफर्ट किया, तो हम लोगों ने उसको बिल्कुल अपोज किया है, मतलब हमारे नेशन ने उसको अपोज किया है। हमने कहा सभी पर्सन ईच एंड इक्वलेंट है, उसमें आप लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, उनके साथ आप लोग गलत कर रहे हैं या नेगेटिव सेंस है ये, तो हम लोगों ने उसको अपोज किया है। हमारे यहाँ पे एक वर्ल्ड फैमिली की बात हमेशा से रहा है। हमारा इंडिया जो है उसने वसुधैव कुटुंबकम आप सबने सुना है, बहुत फेमस स्लोगन है हमारे इंडिया का, और वसुधैव कुटुंबकम में हमने ये माना है कि पूरा का पूरा वर्ल्ड का एक फैमिली है, और फैमिली मान रहे हैं इट मीन्स क्या है कि हम लोग खुद के इक्वलेंट मान के और सबका डेवलपमेंट है होना चाहिए, उनके हम लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं, सबके इंटरेस्ट फुलफिल होने चाहिए, हम लोग इसका सपोर्ट कर रहे होते हैं, सबकी बाउंड्री सिक्योर होनी चाहिए, सबका कल्चर सेफ होना चाहिए, सबका रिलीजन सेफ होना चाहिए, ये सब चीज़ों की हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मान रहे होते हैं अगर हमारे सारे इंटरेस्ट सिक्योर होने चाहिए इट मीन्स बाकी सबके इंटरेस्ट भी सिक्योर होने चाहिए। तो वसुधैव कुटुंबकम की फीलिंग इंडिया में आज से नहीं है, बहुत काफ़ी हमारे एंशिएंट लिटरेचर इस बात की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हम लोग इसका फेवर एंशिएंट टाइम पीरियड से ही करते आ रहे हैं। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो इसमें होता है कि हमें है कि हमारे अगर इंटरेस्ट में किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब हमारे इंटरेस्ट और अदर कंट्री के कोई इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है, इनकेस हम लोगों ने ह्यूमैनिटी को हमेशा प्रमोट किया है, ह्यूमैनिटी को हमने अपर माना है कि हमारा ह्यूमैनिटी सिक्योर होना चाहिए, ह्यूमन इंटरेस्ट सिक्योर होना चाहिए, इसका इंडिया ने हमेशा फेवर किया है। इसका हमारे बहुत सारे वेदास, बहुत सारे हमारे लिटरेचर इस बात का फेवर कर रहे होते हैं, एंशिएंट लिटरेचर इस बात का फेवर कर रहा होता है कि इंडिया हमेशा से वर्ल्ड इंटरेस्ट की बात जो है उसको हमेशा से प्रोमिनेंट मानता रहा। हमारे यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत ग्रेट पीपल्स हुए हैं, बहुत सारे नोबल पर्सनैलिटीज़ हुई हैं जिसने हमारे इंडिया को काफ़ी सारे वैल्यूज़ प्रोवाइड करवाए। एग्जाम्पल की मैं बात करती हूँ, आपके महात्मा बुद्धा हैं, इसके अलावा महावीर स्वामी हैं, आपके जो ग्रेट सम्राट अशोका हैं, विवेकानंद हैं, इन सब ने ह्यूमैनिटी का एक्सटेंशन किया, उन्होंने ह्यूमैनिटी को प्रमोट किया। उन्होंने ये कहा कि हमेशा से हमारे यहाँ पे अगर ह्यूमन वैल्यूज़ कहीं इफेक्ट हो रहे हैं इट मीन्स हम क्या नहीं कर पा रहे, हम लोग हमारी ह्यूमैनिटी के लिए बेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग क्या हो गए, सेल्फिश हो गए हैं, खुद के इंटरेस्ट का हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इट मीन्स ये बहुत ही नेगेटिव थॉट है किसी भी सोसाइटी के लिए। इन ग्रेट पीपल्स ने हमेशा इसी चीज़ को सपोर्ट किया है कि हमेशा ह्यूमैनिटी प्रोमिनेंट रहनी चाहिए, ह्यूमैनिटी को हमें प्रमोट करना चाहिए और ह्यूमैनिटी के वेलफेयर के लिए वर्क करना चाहिए। और चूँकि ये हमारे फाउंडर थे, हमारे नेशन के फाउंडर थे, उन्होंने जो वैल्यूज़ हमें प्रोवाइड करवाए उनको हमने एक्सेप्ट किया और उन्हीं के बेस पर हम लोगों ने हमारे रिलेशनशिप को एक बेस दिया, एक वे दिया हमने कि हमें उनके वैल्यूज़ पे वर्क करना है और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम लोगों ने हमारे फॉरेन रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। हमारी इंडिपेंडेंस से लेकर अगर हम लोग अब तक के बैकग्राउंड हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें हम लोगों ने हमेशा पियरिटी को बहुत प्रमोशन दिया है, हम लोगों ने फ्रेंडशिप को प्रमोशन दिया है। और एक फ्रेंडशिप एक ऐसा बॉन्डिंग है जिसके थ्रू हम लोगों ने सारे के सारे कंट्रीज़ को
कलेक्टिव एफर्ट, मतलब उन सबको हम लोगों ने कोलाबरेशन में हम लोग लेके आए हैं। एक कोऑर्डिनेशन हम लोगों ने जनरेट किया है उस फ्रेंडशिप के बेस पर कि सारे के सारे जो हमारे नेबर कंट्री एंड वर्ल्ड के बाकी सारे कंट्रीज़ हैं उन सब में क्या होनी चाहिए, हमारी फ्रेंडशिप जैसी बॉन्डिंग होनी चाहिए, हमारे कोलाबरेशन की फीलिंग हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम लोग सबको साथ लेके चलें और सबके वेलफेयर, सबके इंटरेस्ट के लिए वर्क करें। अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारी ये जो फ्रेंडशिप की और हमारे जो ब्रदरहुड की फीलिंग है, इसको पूरे के पूरे वर्ल्ड ने प्रमोशन दिया है, पूरे के पूरे वर्ल्ड ने इसको कोऑपरेट किया है। हमारे अगर नेशनल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, हमारे फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट की बात करते हैं, तो इसमें भी बहुत सारी जगह पर ऐसे बहुत सारे आइडल वैल्यूज़ जो थे उनको स्टैब्लिश किया गया। एंड देन उन वैल्यूज़ के बेस पे हालांकि हम एक्सप्लॉइट हुए, काफ़ी सारा टाइम लगा इंडिया को इंडिपेंडेंट बनने में, बट अल्टीमेट जब हम इंडिया इंडिपेंडेंट नेशन के उस फॉर्म में इस्टेब्लिश हुए तो पूरे वर्ल्ड ने इस चीज़ को रिस्पेक्ट दी, पूरे वर्ल्ड ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि इंडिया सच में एक बहुत आइडियल कंट्री है जिसके बहुत एनरिच वैल्यूज़ हैं, एनरिच कल्चर है, एनरिच यहाँ की सोसाइटी है। इवन यहाँ का बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तो गलत फिनोमिना है कि हमारे यूके ये कह रहा है कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमने इंडिया को दिया है। एक्चुअल में इंडिया ने हमेशा से पूरे वर्ल्ड पर प्रोमिनेंस ही रही है, एम्पेरिज्म उनका रहा है, ऐसा नहीं है कि वो आज ही रहे, पूरे वर्ल्ड में उसने अपने वैल्यूज़ को एक्सटेंड किया, उसको स्प्राइड किया है। तो इंडिया नो डाउट हर फील्ड में बहुत एडवांस था, चाहे मैथ्स है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी है, हर फील्ड में इंडिया आगे रहा है। तो इसके पीछे बहुत कुछ हमारे वैल्यूज़ हैं, उनका इम्पोर्टेंस है। इंटरनेशनल अगर हम लोग इंडिया के अगर इंटरनेशनल इश्यूज़ की बात करते हैं तो उसमें अपने व्यूज़ को अगर हम लोग क्लियरली देखते हैं, इंडिया के व्यूज़ को क्लियरली देखें तो हमने हमेशा से एक चीज़ रही है, वो हमने जितने भी अदर कंट्रीज़ हैं उनके इंडिपेंडेंस के जो कंसेप्ट है उसको हमने हमेशा सपोर्ट किया है। हमने सेल्फ डिसीजन का हमेशा से सपोर्ट किया है, उनके खुद के एस्टैब्लिशमेंट का हमने हमेशा से सपोर्ट किया, उनके इंटरेस्ट का सपोर्ट किया। हमने जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, चाहे आपके नाटो है, सीटो है, सेंटो है, एनजूस है, ये तो हमारे सारे के सारे पैक्ट कैसे थे, आर्मी पैक्ट हैं, इनका हमने सपोर्ट नहीं किया है, इनको हमने अपोज किया है। इंटरनेशनल जो पैक्ट बने हैं ये एक्चुअल में क्या थे, ये वर्ल्ड पीस को डिस्ट्रक्ट कर रहा है, वर्ल्ड पीस को डिस्ट्रॉयड कर रहा है, तो हम लोगों ने इनको हमेशा से अपोज किया। पर जो वर्ल्ड पीस को प्रमोट कर रहे हैं, चाहे आपका सार्क है, आपका आसियान है, आपका WTO है, WHO है, इसका हमने हमेशा से सपोर्ट किया है जो वर्ल्ड पीस को प्रमोट करता है। और हमने हमेशा से इस बात को फेवर किया है कि ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए जो वर्ल्ड में पीस का प्रमोशन करें और इवन सारे के सारे वर्ल्ड के कंट्रीज़ के नेशनल इंटरेस्ट के लिए वर्क करें। इसके अलावा हमने इम्पेरियलिज्म को हमेशा से अपोज किया है। जब यूके ने पूरे वर्ल्ड में अपनी कॉलोनीज इस्टेब्लिश की तो सबसे पहले इंडिया जब इंडिपेंडेंट कंट्री में इस्टेब्लिश हुआ तो इंडिया ने 1947 आफ्टर 1947 बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ में इंडिपेंडेंस जो थे उसके विंड को स्प्राइड किया। वो इसीलिए स्प्राइड किया क्योंकि इंडिया ने कहा कि अगर हम इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में इस्टेब्लिश्ड हैं, हम इंडिपेंडेंट नेशन के फॉर्म में इस्टेब्लिश हैं, तो इट मीन्स वर्ल्ड के बाकी सारे कंट्रीज़ में इंडिपेंडेंट नेशन होने चाहिए। उसमें किसी भी कॉलोनी का कोई कॉलोनिज्म नहीं होना चाहिए, इंपीरियलिज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने जब अपोज किया तो आफ्टर 1947 बहुत सारे कंट्री फ्री कंट्री के रूप में इस्टेब्लिश्ड हुए और इस फ्री कंट्री के रूप में इस्टेब्लिशमेंट का रिजल्ट ये रहा कि अब लगभग इंपीरियलिज्म वर्ल्ड में ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि हमारे इंडिपेंडेंस के पहले भी अपनी फॉरेन रिलेशनशिप जो फॉरेन पॉलिसी थी वो थी, उसका ऑब्जेक्टिव भी बहुत क्लियर ऑब्जेक्टिव था कि हमारा खुद का नेशनल इंटरेस्ट तो इम्पोर्टेंट था ही, पर अदर जो कंट्रीज़ थे उनके रिलेशनशिप में हम लोगों ने उनके नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा प्रोमिनेंट रखा। और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसी थी, आइडियल फॉरेन पॉलिसी थी जिस पे नेहरू का इम्पैक्ट है, हम कह रहे हैं विवेकानंद का इम्पैक्ट है, बापू का इम्पैक्ट है, बुद्धा का, महावीर स्वामी का, इन सारे के सारे ग्रेटेस्ट पीपल का बहुत सारा इफेक्ट है। और इसीलिए हमारी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी कुछ आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसीज़ में से एक मानी गई है।
अब देखिए हमारे, ये तो हम लोग बैकग्राउंड की बात करते हैं। हम लोगों ने कहा कि हमारी बैकग्राउंड हिस्ट्री है वो हमेशा से क्या कर रही है, खुद के नेशनल इंटरेस्ट को तो ऑफकोर्स सपोर्ट कर रही है, पर बाकी सारे वर्ल्ड की कंट्रीज़ के नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा से फेवर किया है। सेकेंड थिंग हम लोगों ने ये कहा कि हम लोगों ने वसुधैव कुटुंबकम का प्रमोशन किया है, हमेशा से उसका फेवर किया है, उसका सपोर्ट किया है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड क्या है, एक फैमिली है, एक कुटुंब है, एंड देन हमें क्या करना चाहिए, एक कोलाबोरेशन में वर्क करना चाहिए, कोऑर्डिनेशन में वर्क करना चाहिए, हमें एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। इस थिंग पे हमेशा से काम किया। एंड देन हम लोगों ने इम्पेरियलिज्म को अपोज किया है। ऑफकोर्स हम लोगों ने हमेशा से इम्पेरियलिज्म को अपोज किया है आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले तो हम लोग खुद इम्पेरियलिस्टिक उस पॉलिसी से एक्सप्लॉयटेड थे, पर आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने फेवर किया कि इंडिया अगर फ्री कंट्री है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, इट मीन्स वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज़ भी क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट कंट्री होने चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे फॉरेन जो पॉलिसी है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। पास्ट एंड प्रेजेंट हम लोगों ने देखा, अब हमारे फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्ट्स की मैं बात करूं तो कभी भी कोई भी फॉरेन पॉलिसी है वो विदाउट एनी कैरेक्टरिस्टिक्स वर्क नहीं करती है। उसके कोई ना कोई गोल होते हैं, कोई ना कोई उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसके ऊपर वो बेस्ड होती है, और तभी कोई फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो रिलेवेंट फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट होती है। अदरवाइज़ तो हम लोग ये बात कर रहे होते हैं कि उसका कोई सेंस डेवलप नहीं होता। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो इसके भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी है उसमें फ्रेंडशिप पे बेस्ड है, पीस पे बेस्ड एंड इक्वलिटी पे बेस्ड है। सबसे ज़्यादा जो है वो हमेशा से इक्वलिटी को प्रमोशन दिया इसने, हमेशा पीस को प्रमोशन दिया, पीस को प्रमोशन दिया इसने, इक्वलिटी को प्रमोशन दिया। देन उसके अलावा ये फ्रेंडशिप या ब्रदरहुड को, इसको प्रमोशन दिया। सबसे पहले पीस, सबसे पहले पीस को प्रमोशन दिया, सेकंड इक्वलिटी को प्रमोशन दिया, एंड थर्ड आपके ब्रदरहुड को प्रमोशन दिया। पहला ऑब्जेक्टिव आपकी फॉरेन पॉलिसी का ही। पीस से क्या मतलब है, आपको पता है 1947 के पहले पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है इसमें कोल्ड वॉर की सिचुएशन थी। अब कोल्ड वॉर का मतलब ठंडा वॉर नहीं था, एक्चुअल में आप टॉकिंग के थ्रू क्या कर रहे थे, एक दूसरे पर ब्लेम कर रहे थे। जितने भी पावरफुल कंट्रीज थे, पूरा पूरा वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। फर्स्ट जो फेवरेबल कंट्रीज थे वो यूएसए के, और सेकंड जो है वो यूएसएसआर के। हालांकि प्रेजेंट टाइम में यूएसएसआर नहीं है, मैं एग्जांपल आप लोगों से कोट कर रही हूँ, और वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स में क्या हो रहा था, एनी टाइम वॉर की कंडीशन बन रखी थी। तभी तो बहुत सारे आर्मी पैक्ट्स फुलफिल हुए, और उन्हीं का रिजल्ट है कि बहुत सारी टेंसनेबल कंडीशन हुई और आपके जापान पर अटैक हुआ। और जापान पर जब अटैक हुआ तो आपके हिरोशिमा और नागासाकी पर बम्बास्ट हुआ, और बम्बास्टिक का रिजल्ट ये रहा कि आज तक वहाँ पर बहुत सारी उन रेजेस की वजह से, वहाँ की जो रेंज आई उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आज भी वहाँ पर है, स्किन प्रॉब्लम है और भी बहुत सारी वहाँ पर प्रॉब्लम्स है। उसका रिजल्ट यही था। तो उन्होंने कहा कि देखिए हमें किसी तरीके का कोई वॉर नहीं करना है, क्योंकि वॉर का अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, कहीं ना कहीं आपका कंपनसेशन ये लेना पड़ेगा कि नेगेटिव सेंस में कंपनसेशन आप लोगों को मिल रहा होता है। नेगेटिव सेंस में कैसे, चाहे आप जीत रहे हो चाहे आप हार रहे हो रहा क्या है उसमें, डेस्ट्रॉयड, दोनों तरह से डिस्ट्रक्शन हो रहा है। आपके जो विनिंग ग्रुप है उसकी तरह, उसके वहाँ पर भी डिस्ट्रक्शन हुए, और जिसने डिफीट हो रहा है उस ग्रुप की तरफ भी बहुत सारा डिस्ट्रक्शन होता है, और उसका रिजल्ट ये रहता है कि दोनों को ही अल्टीमेट लॉस होता है। तो ये कंडीशन बने ही नहीं वर्ल्ड में। अगर कोई टेंशन भी है, कहीं कोई प्रॉब्लम भी है, तो हम लोग क्या करें, किसी ट्रीटी के थ्रू, किसी बॉन्ड के थ्रू हम लोग क्या करें, पीसफुली उन इश्यूज़ को रिड्यूस करने के लिए एफर्ट करें। सेकंड इक्वलिटी, भाई अगर इंडिया अपने आप को बड़ा कंट्री मान रहा है और ये कह रहा है कि मैं एशिया का ब्रदर हूँ, मतलब बिग ब्रदर हूँ, अगर वो ये कह रहा है तो बाकी कंट्री भी भाई ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग भले ही स्मॉल है बट उनका भी अपना वेटेज है, उनकी भी सॉवरेन पावर है, उनकी भी गवर्नमेंट है, उनके भी बहुत सारे पीपल्स है, उनका भी ज्योग्राफिकल लोकेशन है। इट मीन्स आपको क्या करना है, उनमें किसी तरीके का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है, आप सब ईच एंड इक्वलेंट हैं और आपको इक्वली ट्रीट करना है। थर्ड, आप ब्रदरहुड, मतलब आप सब में कैसे होनी चाहिए, अटैचमेंट की फीलिंग होनी चाहिए कि आप सब क्या है, अटैच्ड हैं, आप लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये फीलिंग मस्ट है। तभी क्या हो सकती है, आप में एक बेटर रिलेशनशिप की मेंटेनेंस हो सकती है। ये फर्स्ट मोटो है
इंडियन फॉरेन पॉलिसी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। सेकंड अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग कोऑपरेशन पे बात कर रहे होते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेशन पे बात कर रहे होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। मतलब हम लोग ये बात करते हैं कि इंडिया हमेशा ये कह रहा होता, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का ये ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्या करना है, बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं हमारे, जितने भी हमारे आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर हमें बात कैसे करनी, बहुत पीसफुली करनी है, हमें कोऑर्डिनेशन करना है। कई बार हो सकता है कि हमारे इंटरेस्ट अप एंड डाउन उनमें हो सकता है, एक नेचुरल सी बात है, सारे इंटरेस्ट आपके फुलफिल हो, कई बार आपको इस इंटरेस्ट पे अगर सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है फॉरेन रिलेशनशिप को, या फिर आप लोगों के अपोजिट जो कंट्री है उसके रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, तो आपको करना चाहिए। मतलब आप कोलैबोरेशन पे बात करेंगे, आप कोऑर्डिनेट करेंगे। अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे इट मीन्स आपकी बेटर रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो सकती है, तो उस केस में आपकी रिलेशनशिप जो है वो आगे ग्रो नहीं कर सकती है। तो कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, अगर हम लोग हमारी फॉरेन पॉलिसी के फिलर्स की बात करते हैं तो 3 फिलर्स है। पीस, मैंने कहा आप लोगों से, ब्रदरहुड एंड इक्वलिटी। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं नेशनल इंटरेस्ट में, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फॉरेन पॉलिसी का उसका खुद का नेशनल इंटरेस्ट। सारे के सारे वर्ल्ड में सभी कंट्रीज इस बात को प्रमोट करते हैं, इस बात का फेवर कर रहे होते हैं कि फॉरेन पॉलिसी में सबसे पहले खुद के नेशन का इंटरेस्ट फुलफिल होना चाहिए, दैट उसके बाद आपके रिलेशनशिप में अदर इंटरेस्ट फुलफिल होते हैं। इसके अलावा ह्यूमैनिटी है, हमारे जो आइडल वैल्यूज़ हैं, हमारे जो जितने भी ग्रेटेस्ट वैल्यूज़ हैं, उसका भी फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी इम्पैक्ट रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है उसमें अगर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, तो हमारे फॉरेन पॉलिसी के जो आपके आर्टिकल्स हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स हैं, उनका आर्टिकल जो 51 है, उस 51 में डिस्क्रिप्शन है आपकी फॉरेन पॉलिसी का कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है और उसकी अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी होगी। इस बात का पूरा डिस्क्रिप्शन हमें कहाँ मिल रहा होता है, आर्टिकल 51 में, और ये हम लोगों को बता रहा है कि इंडिया की अपनी फॉरेन पॉलिसी होती है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। मेन फिलर्स तो हम लोगों ने बात कर ली कि ब्रदरहुड और पीस एंड इक्वालिटी पे ये बेस्ड है, तो इसके कुछ और ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपके 10 ऑब्जेक्टिव आपकी बुक में डिस्क्राइब्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं तो आपके इंटरनेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी है, मतलब आप लोगों के वॉर नहीं होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है, वॉर कम से कम हो, प्लस आपका जो नेशन है वो अदर कंट्रीज़ के साथ जब रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है तो ये हो कि वो वॉर को बिल्कुल भी फेवर नहीं करे, मतलब वो वर्ल्ड में हमेशा और हमेशा किसको प्रमोट करे, पीस को प्रमोट करे। अगर पीस होगी तो ऑफकोर्स आपका नेशन भी ग्रो करेगा और वर्ल्ड के बाकी सारे कंट्रीज़ भी ग्रो करेंगे। सेकंड जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं उनको मीडिएटर्स के थ्रू आप लोग सॉल्ट आउट करेंगे। मतलब आप क्या नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि आपका कोई इश्यू हो गया, हो सकता है मे बी ऐसे कोई इश्यूज हो और आपने सीधे अटैक कर दिया, नो, आप लोग मीडिएटर इन द सेंस कि आप लोगों का WTO है, आप लोगों का आपका UNO है, और उनमें आप अपने इशू को लेके जाएंगे और फिर UN डिसीजन देगा। तो जब आप मीडिएटर के पास बात चली जाएगी तो वो एज पॉसिबल कि आपका इशू जो है वो ईजी वे में क्या हो जाएगा, सॉल्ट आउट हो जाएगा UN के थ्रू। और अगर आप लोग आपस में बात करेंगे तो हो सकता है मे बी कि एंगर होकर आप लोग एक दूसरे पर अटैक कर दें, जिसका रिजल्ट क्या हो, ह्यूमैनिटी के लिए और किसी भी कंट्री के लिए बेटर नहीं है। थर्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव, वो है जो स्टेट्स जो हैं उनमें कैसा होना चाहिए, रिस्पेक्ट बेस, या हम लोग ये बात करते हैं उनकी सेल्फ डिग्निटी को प्रमोशन दें आप, ऐसे रिलेशनशिप हो। पता लगा आपके खुद के इंटरेस्ट आ रहे हैं तब तो आप लोग क्या कर रहे होते हैं, अदर तरीके से आप लोग बिहेव कर रहे हो और अदर कंट्री के नेशन की आपने सेल्फ डिग्निटी को रिस्पेक्ट नहीं किया। श्रीलंका छोटा सा कंट्री है, मालदीव छोटा सा कंट्री है, बांग्लादेश छोटा सा कंट्री, और आपने क्या कर दिया, खुद के इंटरेस्ट की बात तो ज़्यादा प्रोमिनेंसी के साथ कर ली और इनके इंटरेस्ट की बात आई तो आपने क्या कर दिया, उनकी इंसल्ट करी या फिर उनके इशू को आपने रिलेवेंसी नहीं दी। तो इन केस क्या होगा, आपने उनके सेल्फ डिग्निटी को क्या किया, एक्सप्लॉइट किया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये हमारे फॉरेन पॉलिसी का थर्ड ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ ऑब्जेक्टिव हमारी फॉरेन पॉलिसी का इंटरनेशनल लॉज जो फॉर्मुलेट है इंटरनेशनल कोर्ट के थ्रू, उन इंटरनेशनल लॉज को आप लोग ज़रूर फेवर करेंगे, आप उनकी लिमिटेशन में ही वर्क करेंगे, इंटरनेशनल लॉज की लिमिटेशन में ही।
मतलब जो इंटरनेशनल लॉ में डिस्क्राइब्ड है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी फॉरेन पॉलिसी के लॉज को फॉर्मुलेट करेंगे। एंड फिफ्थ जो है वो है आप लोगों के जितने भी आर्मी पैक्ट्स हैं उनसे आप लोग बिल्कुल ही अलग रहेंगे। जैसे आर्मी पैक्ट कौन से, मैंने कहा नाटो है, सीटो है, सेंटो है, एंजूस है, ये सब के सब यूएसए और यूएसएसआर के आर्मी पैक्ट है। मतलब उन्होंने अपने ग्रुप बना लिया, यूएसएस ने अपने ग्रुप बना लिया। अगर आपने इन अलायंस को ज्वाइन किया इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, आप वॉर को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको किसी भी आर्मी पैक्ट को ज्वाइन नहीं करना है। और नेक्स्ट है आप कॉलोनियलिज्म को अपोज करेंगे, आप इंपीरियलिज्म को अपोज करेंगे। कॉलोनियलिज्म इन द सेंस कि आपका जो बिग कंट्री है उसने आपको हाईजैक कर लिया, हाईजैक इन द सेंस कि आपको उसने जैसे इंडिया को कॉलोनी बनाया था यूके ने, ये होता है कॉलोनियलिज्म। इंपीरियलिज्म क्या होता है कि आप क्या करें, बाकी सारे कंट्री को आपने कॉलोनी नहीं बनाया, आपने उसको विन करके अपने जोग्राफिकल एरिया का पार्ट बना लिया। मतलब आपको ऐसा बिल्कुल भी इस चीज़ को फेवर नहीं करना है। आप क्या करेंगे, अपोज करेंगे कॉलोनियलिज्म को, आप अपोज करेंगे इंपीरियलिज्म को। नेक्स्ट आप लोगों को रैशनैलिटी को अपोज करना है, और जितने भी बाकी सारे कंट्रीज जिनमें स्ट्रगल है उस स्ट्रगल को आप रिड्यूस करने में एफर्ट करेंगे। आप अदर कंट्रीज़ के साथ ट्रेड रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे, उनके साथ जितने भी इनपुट्स हैं, जितने भी आपकी टेक्निकल रिलेशनशिप है उसको आप लोग बहुत एक्टिवली मेंटेन करेंगे, उसको आप लोग मेंटेनेंस के लिए फुल एफर्ट करेंगे। नाइन्थ है आप लोग कि इंटरनेशनल जितने भी कम्युनिटी है उसके जो चैलेंजेस हैं, जो इश्यूज़ आ रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्ट आउट करने में आप भी कंट्रीब्यूट करेंगे कि वो जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उसको कैसे हम लोग सॉल्ट आउट करें। एंड थर्ड एंड लास्ट 10 एंड लास्ट है आप लोगों के जो साउथ एशिया के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करेंगे, और उनकी सिचुएशन का, उनकी जो सिचुएशन अगर हम लोग ये मान रहे हैं कि ख़राब कंडीशन है उसका आप बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की ये कुछ गोल्स हैं जो इस बात को फेवर कर रहे हैं कि इंडिया हमेशा से एक आइडल फॉरेन पॉलिसी पे वर्क करेगा जिसका मेन टारगेट होगा पीस को प्रमोट करना, इक्वलिटी को प्रमोट करना एंड ब्रदरहुड को प्रमोट करना। दैन उसके बाद हम लोगों ने कहा कहाँ पर डिस्क्रिप्शन है हमारे फॉरेन पॉलिसी का, तो आर्टिकल 51 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बात कर रहा होता है कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है और उसकी अपनी एक फॉरेन पॉलिसी होगी। हम लोगों ने बात की कि क्या इंडिया ने न्यू रिलेशनशिप को या फॉरेन रिलेशन को प्रेजेंट टाइम में मेंटेन किया है? नो, हमारे फॉरेन रिलेशन जो है वो एंशिएंट टाइम पीरियड से ही मेंटेन होते आ रहे हैं। हमारे जितने भी ग्रेटेस्ट पीपल हैं, हमारे जितने भी ग्रेटर पीपल्स हैं, उन्होंने हमें बहुत सारे आइडल वैल्यूज़ दिए, उस वैल्यूज़ को हमने हमारे फॉरेन रिलेशन में एक्सेप्ट किया और उन्हीं के बेस पे हम लोग हमारे फॉरेन रिलेशनशिप को मेंटेन कर रहे हैं। उसके कुछ गोल हैं, ऑफ कोर्स 10 गोल्स हैं, जिसमें फर्स्ट हम लोगों ने कहा इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करेंगे, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को प्रमोट करेंगे, इंटरनेशनल लॉज को रिस्पेक्ट करेंगे, अदर कंट्रीज़ की सेल्फ डिग्निटी को प्रमोशन देंगे, हम लोग रैशनैलिटी को अपोज करेंगे, इंपीरियलिज्म को अपोज करेंगे, कॉलोनियलिज्म को अपोज करेंगे, जितने भी आप लोगों के जो आर्मी पैक्ट्स हैं उनको हम लोग अपोज करेंगे, अदर कंट्रीज़ को हम लोग क्या उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। ये हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव, मेन गोल्स हैं। आप लोग एक बार अपनी बुक में इनको रीड ज़रूर कीजिएगा। और आपका नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के कुछ डिटरमिनेंट हैं या एलिमेंट्स हैं, और ये एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हैं वो आपको स्टडी करने हैं, आप रीडिंग करेंगे। आप अपने ये चैप्टर 11 है आप लोगों का रिलेशंस, जिसको हम लोग फॉरेन रिलेशन बोल रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर पुरानी बुक है आप लोग तो एक बार नई बुक ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे डेटा चेंज हो चुके हैं। हालांकि मैं बात करूंगी आप लोगों से, ऐसा कुछ नहीं है, नई खरीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों से बात कर लूँगी जहाँ भी चेंज कराना होगा या जहाँ पर नया अगर मैटर इनपुट करना है, नया कंटेंट इनपुट करना है, तो वो मैं खुद करा दूँगी। आपको नई बुक नहीं लेनी है। पुरानी बुक अगर आपने कहीं से ले ली देन आप लोग उसको रखिए। नया जो होगा चेंज तो उसका मैसेज मैं आपके पास छोड़ूंगी और उसके बाद ही आप काम कीजिएगा। आज के टॉपिक में हमने चैप्टर 11 जो है वो आपका पॉलिटिक्स से है, आपके एसएसटी में 11 चैप्टर जो फॉरेन रिलेशनशिप का टॉपिक है। इसमें आप लोगों ने हमने आपके साथ बात करी कि फॉरेन रिलेशन क्या होता है। इंडिया का अदर कंट्रीज़ के साथ जो रिलेशन है उसको ही हम क्या कह रहे हैं, फॉरेन रिलेशन। कहाँ डिस्क्रिप्शन है? हमारे यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 में इसका डिस्क्रिप्शन है।
हम लोगों के यहाँ पर फॉरेन रिलेशन क्या प्रेजेंट में ही है? नहीं, एंशिएंट टाइम पीरियड से हमारी फॉरेन रिलेशनशिप मेंटेन होती आ रही है, और जिस पे हमने कहा कि हमारे जो ग्रेटेस्ट पीपल्स है उनका इन्फ्लुएंस है, उनका इम्पैक्ट है, उसके बेस पे हम लोगों ने हमारे फॉरेन रिलेशनशिप को ऑफ कोर्स रेडी किया है, फॉर्मुलेट किया। हमारे फॉरेन रिलेशनशिप के गोल क्या हैं? हमारे यहाँ पे हमने कहा 10 गोल्स हैं, जिसमें रैशनलिटी को अपोज करना, इम्पेरियलिज्म को अपोज करना, कोलोनिज्म को अपोज करना, एंड देन वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना, इक्वालिटी को प्रमोट करना, सेल्फ डिग्निटी को प्रमोट करना, हम इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट का रिस्पेक्ट करना। ये सारे के सारे इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, जिसको आप लोग ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। और अगला टॉपिक मैं बात करूँगी, इसमें अगला जो पॉइंट है वो है आपके एलिमेंट्स। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के क्या एलिमेंट्स हैं। आज के कंटेंट में बस इतना ही। आप लोग इसके रीडिंग लगाएंगे, अच्छे से आप लोग इसको पढ़ेंगे, और फिर भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है टॉपिक में तो मैं आपके साथ बात करूँगी। मीनिंग क्या होती है रिलेशनशिप बता दिया, कहाँ इसका डिस्क्रिप्शन है बता दिया, कब से शुरू हुई, पास्ट एंड प्रेजेंट मैंने बात कर लिया आपसे, और ऑब्जेक्टिव में मैंने 10 ऑब्जेक्टिव को आपके साथ डिस्कस कर लिया। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे अपनी प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं, आप मेरे पास मैसेज भी कर सकते हैं, और मैसेज नहीं तो आप कॉल भी कर सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत है तो मैं आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉर्ट आउट करूँ। थैंक यू।